हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्स एडिक्शन में। आज हम सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ। सो राइट डाउन टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने चार्ज और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और उसमें मैं आपको बताया था कि चार्ज जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। That force may be of attractive nature और that force may be of repulsive nature। लेकिन मैं आपको उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना नहीं सिखाया था और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हम आज के लेक्चर में सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, सो राइट डाउन इट्स अ स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब लॉ इज it states that magnitude of force of attraction or repulsion between two charges is magnitude of force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of separation between them। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्टेटमेंट सुनिए। स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इट स्टेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब अगर दो चार्ज तो उनके बीच के लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, उनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन एंड देन हम क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से कूलम्ब्स लॉ को, उसके फॉर्मूला को लिखते हैं और बताते हैं आगे कैसे वर्क करना है। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास दो चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ठीक है, और इन दोनों ही चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है वो है R। दोनों के बीच का सेपरेशन है R। अब इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों ही चार्ज के बीच का फोर्स जो होगा, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2। यानी F is proportional to Q1 and Q2 and this force will be inversely proportional to square of separation between them। ठीक है ना, ये तो था कूलम्ब्स का स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि F is proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। और अगर यहां से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अपने को हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां पे कांस्टेंट रखना होगा। तो वो कांस्टेंट होता है K, और कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है ये? अब यहां पे आपको ध्यान रखना है क्या कि जो K है, K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, एंड इसका वैल्यू जो होगा
इसका वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹9। यूनिट की बात करेंगे तो के का यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आया है, दिस वैल्यू इज फॉर एयर या फिर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, एयर के लिए है, फ्री स्पेस के लिए है या फिर वैक्यूम के लिए है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे या फिर अलग अलग मीडियम पे के का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। एक सिमिलर फार्मूला हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, याद कीजिए, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे 11th में, तो उस वक्त आपको ये फॉर्मूला मिला होगा कि F = G(m1m2/r²। वहां पे भी जो G था वो क्या था, वो एक कांस्टेंट था, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहां पे नाम में ही यूनिवर्सल लगा हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कांस्टेंट था उसका वैल्यू फिक्स रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी रहिए, चाहे आप किसी भी मीडियम में रहिए। ठीक है ना। जबकि कूलम्स कांस्टेंट जो है इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। कूलम्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए तो 9 इंटू 10⁹9 है, लेकिन फिर अगर अदर किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो इतना फिलहाल पहला और दूसरा, अभी आज का लेक्चर या इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा उसमें जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल एयर वाले ही रहेंगे, फ्री स्पेस वाले ही रहेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से मैं अदर मीडियम के लिए भी आपको उसका डिटेल में और पढ़ाऊंगा। जैसे हम के की बात करेंगे तो के को एक्चुअली लिखते हैं, के जो एक्चुअल होता है वो होता है k = 1/4πε0। ये होता है क्या, के को ऐसे कंप्लीट लिखते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना। जैसे ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। ऐसे ही अदर मीडियम में चलेंगे तो वहां पे एप्सिलॉन लिखते हैं, और एप्सिलॉन वहां पे क्या होता है, वो जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू अलग होगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन अलग रखेंगे तो के का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब फिलहाल आपको परमिटिविटी जो है ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको परमिटिविटी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी से अपने को मालूम चलता है कि एक पार्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो कर रहा है, कितना उसको डिफिकल्टी हो रही है या कितना उसको इजीनेस हो रहा है, कितना आसानी से एक पार्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है या कितना डिफिकल्टी से फ्लो कर रहा है, ये किसके हेल्प से मालूम चलता है, ये मालूम चलता है परमिटिविटी के हेल्प से। ठीक है ना। तो 2 या 3 लेक्चर के बाद हम इस पे आ जाएंगे और इसको आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अपने दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, और इतना ही ध्यान रखिए के का वैल्यू जो है वो कितना लेना है आपको हर क्वेश्चन में, 9 इंटू 10⁹9। ओके, समझ में आया ये। अब इसके आगे चलते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए जो भी आपके रिक्वायरमेंट का है, इसमें सारी चीजें रिक्वायरमेंट के हैं। ठीक है ना। एक और बात आपको बताता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रही होइएगा, एक और चीज सीख लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स को हम कैसे लिख दिए हैं, फोर्स को लिख दिए हैं k q1 q2/r²। ऐसे बहुत जगह आपको फोर्स ऐसे भी लिखा होगा, फोर्स = 1/4πε0 q1 q2/r²। और लिख सकता है फोर्स = 1/4πε q1 q2/r²। तो इस ढंग से भी आपको बहुत जगह क्या हो सकता है, फोर्स लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। के जो है, के का वैल्यू ही ये है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए हो गया, फॉर फ्री स्पेस। तो इसको हम बोल सकते हैं फॉर
एयर और वैक्यूम, इसको किसके लिए बोल सकते हैं? फॉर मीडियम। तो कहीं भी इस तरह का लंबा बड़ा फॉर्मूला दिखेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, घबराइएगा नहीं, अपना सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, दिस इज माय गारंटी। ओके, सो नोट इट डाउन। इसके बाद आगे चलते हैं और सीखते हैं यूनिट और डायमेंशन कूलम्स कांस्टेंट का। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज या नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इज फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। चलिए फाइंड करते हैं कूलम्स कांस्टेंट की फाइंड यूनिट और डायमेंशन। तो देखो फोर्स का जो फॉर्मूला था वो कितना था? K(Q1)Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से बोल सकते हैं कि K विल बी इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्लियर है ना ये? अब यहां तक आ गया तो यूनिट तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ K कितना हो जाएगा? यूनिट ऑफ K हो जाएगा फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलम, तो पर कूलम स्क्वायर। दिस इज यूनिट ऑफ K, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ K। डायमेंशन ऑफ K, तो K का डायमेंशन कैसे फाइंड करें? तो देखिए दोस्तों, K का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है? F इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। K इक्वल टू बोल सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये K का वैल्यू इतना है। अब सभी के डायमेंशंस को वहां पे हम रखते हैं। तो F का फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? mL(T)-2। R क्या है? डिस्टेंस है, तो उसका कितना हो जाएगा? L2। और Q क्या है? चार्ज है। चार्ज का डायमेंशन फाइंड करना देखिए कैसे फाइंड करते हैं। चार्ज का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम करंट का हेल्प लेते हैं। करंट जो है, करंट होता है चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। अब करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर और चार्ज का क्या होता है? करंट का होता है एम्पियर और टाइम का क्या हो जाएगा? टी। तो Q का डायमेंशन जो हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन, वो कितना होगा? AT और A1 T1। तो यहाँ पे Q की जगह पर उसका हम लोग रख सकते हैं वैल्यू डायमेंशन का, कितना हो जाएगा? दैट इज A इंटू टी, और पावर कितना हो जाएगा? ये 2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो अपने को मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ K विल बी इक्वल टू m L का पावर 1 + 2 3 mL3, T का पावर हो जाएगा -2, पहले से ऊपर है, और T पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। तो mL3T-4 और A -2। सिंपल है ये, तो बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। क्लियर है? एक और बात है, आप क्या है ना कि कूलम्स कांस्टेंट जो है उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी इलेक्ट्रोस्टेट्स में आगे अपने को एक और टर्म मिलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको भी K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो दोनों में यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए कि अभी जो K मिल रहा है वो क्या है? वो कूलम्स कांस्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल? सबसे पहला न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पे हमने +Q चार्ज को रख दिया है। ओके, और
साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है, ए है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो हर एक साइड का वैल्यू में कितना होगा, ए ही होगा। अपने से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी एक कॉर्नर पे जो चार्ज है उसके ऊपर अदर चार्जेस के कारण, यानी अदर कॉर्नर पे जो चार्ज रखे हुए हैं उसके कारण टोटल फोर्स या नेट फोर्स कितना देगा। सो क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन one of the corner of find force acting on charge kept at one of the corner of triangle due to charge present at other corner, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखा जाए। ये है अपना ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू, क्लियर है ये। हम इस वाले चार्ज पे फाइंड करते हैं फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर एंड चार्ज प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर, ठीक है दोस्तों। अब देखो अपने को मालूम है कि जो कूलम्ब्स फोर्स होगा इन दोनों चार्ज के बीच में वो कैसा होगा, वो रिपल्सिव होगा, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। अब अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स की तरफ अप्लाई करेगा, दूर की तरफ, इधर की तरफ मानते हैं F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है। जबकि इस चार्ज पे इस वाले चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, उससे दूर होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकेंड फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ये मानते हैं कितना है, F2 है, क्लियर है। दिस इज प्लस की। अब अपने को इस पे नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। तो देखिए क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब फाइंड करते हैं इस पे नेट फोर्स। तो पहले अगर F1 की बात करेंगे तो F1 कूलम्ब ने क्या बताया था, किसी भी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट फोर्स विल बी K Q1 Q2 बाई R²। दिस इज फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। अब K Q1 का वैल्यू कितना है, Q, Q2 का वैल्यू कितना है, Q, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन इज A। तो K Q बाई A² मीन्स K Q² बाई A², ठीक है ना, ये K Q² बाई A², ये F1 का वैल्यू मिली। सिमिलरली हम F2 भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स, वो भी कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से ही फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला इज K Q1 Q2 बाई R²। तो यहाँ पे वैल्यू सारे रखेंगे, तो K Q1 कितना है, Q Q2 कितना है, Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच का सेपरेशन A। तो ये भी कितना हो गया, K Q² बाई A²। समझ में आ रहा है क्या आपको ये। तो अब देखिए क्या, यहाँ पे F1 और F2 के ऊपर जो F1 और F2 का जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर तुम दोनों आपस में इक्वल हो तो तुम दोनों का नाम हम क्या रख दे रहे हैं, F रख दे रहे हैं। सो F1 विल बी इक्वल टू F2 एंड विल बी इक्वल टू F, क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने थर्ड चार्ज पे इंडिविजुअल फोर्स फाइंड कर लिया है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। लेकिन अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को इस पे नेट फोर्स फाइंड करना है, इंडिविजुअल फोर्स फाइंड नहीं करना है। तो क्या नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो दोनों इंडिविजुअल फोर्स आए हैं इनका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो अपने को इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं।
अब फिर से वो डायग्राम बनाते हैं। तो वो वाला चार्ट जो है वो इधर की तरफ लग रहा था क्या, इधर लग रहा था F1 और इधर क्या लग रहा था F2। दोनों के बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। F1 तुम F हो और F2 भी कितना है F है। ये भी F है और ये भी F है, दोनों इक्वल है। तो वेक्टर में फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू f है, ठीक है। तो एफ स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू भी f है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री। अब सभी वैल्यूज को रखते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इनसाइड रूट क्या बचा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मींस 3f स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3f स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं r विल बी इक्वल टू f रूट 3। f स्क्वायर में था ना तो बाहर आके क्या हो गया सिंगल हो गया, तो r इक्वल्स टू f रूट 3, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब f का वैल्यू क्या था, तो f का वैल्यू था k³ स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं r विल बी इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ k³ स्क्वायर बाई a स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या आपको। ये हमको ये भी मालूम है पहले से हम लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि अगर दो फोर्स या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, उन दोनों के बीच के एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो ये जो दोनों फोर्स होंगे इनका रिजल्टेंट कहां से पास होगा, इनके बीच से पास होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा, तो सिंस ये 60 था ये उसका आधा होगा तो ये कितना आएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ये। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट आया है r दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ k³ स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके सेकेंड क्वेश्चन, प्लस क्यू, यहां पे इस बार रख रहे हैं माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। इस बार भी जो ट्रायंगल है दैट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सभी साइड इक्वल, तुम सब इक्वल हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस बार अपने से क्या पूछ रहा है, इस बार इसका नाम दे देते हैं, तुम A हो, तुम B हो और तुम C हो। तो इस बार अपने से क्या पूछ रहा है C पॉइंट पे या C कॉर्नर पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स फाइंड कीजिए ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट एट A एंड B। सो क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज present at corner C due to charges present at A and B, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना, क्या फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्रेजेंट एट कॉर्नर C ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट एट A एंड B, ठीक है। A और B कॉर्नर पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण कॉर्नर C के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा अपने को ये फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड किया जाए। देखिए पहले इसका एक नेट एंड क्लीन डायग्राम अलग से बनाते हैं और देन उसको सोल्व करते हैं।
So this is plus q, this is minus q and this is plus q. All distances are equal and they are a. ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहां पे इन दोनों के बीच का जो लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा? दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स, मतलब ये इसको अपने से दूर फोर्स लगाएगा, तो इस पे फोर्स लगा इधर की तरफ, दैट इज F1. ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो लगने वाला फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिकॉज बोथ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर. एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, इससे कारण इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या बोलेगा? पास आउट. ठीक है ना, ये चार्ज इस चार्ज को, ये चार्ज क्या बोलेगा? दूर जाओ, क्योंकि दोनों सेम नेचर के, यहाँ पे दोनों क्या है? अपोजिट नेचर के हैं. तो यहाँ फोर्स लगा F1 और यहाँ फोर्स क्या लगेगा? F2. ओके, अब देखते हैं आगे. ये जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. एंड सिंस दिस इज स्ट्रेट लाइन, टोटल एंगल 180 होगा. ये वाला 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 120. क्लियर है? ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, आगे चलते हैं. अब अपने को क्या करना है? अब अपने को F1 और F2 का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करना है, और एक बार हम लोग को इंडिविजुअल वैल्यू मिल गया तो हम आराम से उनका वेक्टर एडिशन करके नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं F1. तो F1 क्या होगा? कूलम ने क्या बताया था? कूलम ने बताया था कि फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R². ठीक है, तो Q1 कितना है? तो Q1 है Q, और Q2 कितना है? तो Q2 भी है Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? तो सेपरेशन है A. सो F1 का वैल्यू हो गया KQ² बाई A². सिमिलरली हम F2 की बात करते हैं, तो F2 कितना हो जाएगा? तो F2 विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है कूलम्स का, Q1 Q2 बाई R². सो दिस विल बी इक्वल टू K. Q1 कितना है? -2. अब देखिए ध्यान से आप समझिए इसको, पहले ही इस वाले फॉर्मूला को यूज करने के पहले ही हमने अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बोल दिया है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन हम पहले से डिसाइड कर लिए हैं, इसलिए माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, या फिर अगर मान लीजिए आप अपने मन से इसको डिसाइड नहीं करते, आप मानते कि ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये इन दोनों के बीच का फोर्स इधर होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स इधर होगा, तो वहां पे जब आप सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे वैल्यू रखते, तो अपने यहाँ फोर्स का वैल्यू किस में आता? नेगेटिव में आता. और नेगेटिव क्या शो करता है? किसी वेक्टर में नेगेटिव क्या शो करता है? कि डायरेक्शन उसके अपोजिट है. ठीक है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो यहाँ पे हम लोग पहले ही कंसीडर कर लिए डायरेक्शन, तो यहाँ पे चार्ज Q2 का वैल्यू सिर्फ रखना है, वहां पे नेगेटिव साइन नहीं रखना है. तो K ये कितना हो जाएगा? Q, और ये भी कितना है? Q बाई A². सो दिस विल बी KQ² बाई A². क्लियर है ये? तो ये हो गया F1 KQ² बाई A², और ये हो गया F2 KQ² बाई A². फिर से देखो, फिर से यहाँ पे एक चमत्कार हुआ है. क्या चमत्कार हुआ है? कि F1 और F2 यहाँ पे फिर से आपस में इक्वल है, और अगर ये दोनों फिर से आपस में इक्वल हैं तो हम इन दोनों का नाम फिर से कॉमन रख देंगे. ठीक है ना, तुम्हारा और तुम्हारा, तुम दोनों का नाम क्या रहेगा? F रहेगा, क्योंकि तुम दोनों आपस में इक्वल हो. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके आगे चलते हैं. इंडिविजुअल फोर्स तो मिल गया दोनों के ऊपर, दोनों चार्ज के कारण. अब आगे चलते हैं, नेट फोर्स फाइंड करते हैं. नेट फोर्स देखो कैसे फाइंड करेंगे. तो अपने को जिस चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना था, इस वाले चार्ज पे, वहां से इधर की तरफ क्या लग रहा है? F1, और इधर की तरफ क्या लग रहा है? F2, और F1 और F2 दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं F के, और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री. बहुत सारे लोगों को तो पहले ही आंसर आ गया होगा, क्योंकि ये तो एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, वेक्टर के टाइम में ही आपको सिखाया जाता है. ठीक है, चलिए पहले सोल्व करते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे. तो R जो है वो कितना होता है? √A² + B² + 2AB cos θ.
सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए, तुम कितना हो, तो ए बोला मैं हूं, एफ हम बोले वेरी गुड। बी तुम कितना हो, तो बी बोला मैं भी हूं, एफ बहुत बढ़िया, इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 1 to 0। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर इंटू कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर रख दिए हम क्या, -1/2, माइनस से माइनस का झगड़ा, यहाँ पे प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एफ स्क्वायर, तो प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर में क्या हो जाएगा, झगड़ा। तो फिर फाइनली क्या बचेगा, इक्वल्स टू अंडर रूट एफ स्क्वायर, ठीक है ना। सो आर इक्वल्स टू अंडर रूट एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। समझ में आ रहा है ये, यानी दो फोर्स जो थे, ये दो फोर्स थे, इनका रिजल्टेंट कितना के इक्वल होगा, एफ के इक्वल ही होगा। और एफ कितना है, तो एफ बोला मैं हूं के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हम बोले इधर आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, और यहाँ भी बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। सो देयरफॉर रिजल्टेंट इधर आएगा, आर किसके इक्वल आएगा, एफ के इक्वल, ए किसके इक्वल होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल, ये वाला एंगल 60 डिग्री। यानी यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ होगा, एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ओके, सो नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। सो दोस्तों एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कूलम्स लॉ पे। इस बार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर एक कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, हर एक कॉर्नर पे कितना रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज क्यू डैश रखा हुआ है, ठीक है ना, सेंट्रॉइड पे चार्ज क्यू डैश रखा हुआ है। तो क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज present at corners, find net force acting on charge present at centroid of equilateral triangle due to charges present at corners। यानी जो भी कॉर्नर वाले चार्ज हैं, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है और सेंट्रॉइड पे भी एक चार्ज रखा हुआ है। और क्या पूछ रहा है कि कॉर्नर वाले जो चार्ज हैं वो सेंट्रॉइड पर के चार्ज के ऊपर नेट कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स फाइंड। इसका एक फिर से डायग्राम बनाते हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और सेंट्रॉइड पे कितना है, क्यू डैश, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने को मालूम है जो सेंट्रॉइड होता है उसका, यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होगा उसका हर एक कॉर्नर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर साइड ऑफ ट्रायंगल कितना है, ए है, तो सेंट्रॉइड से वहां तक का, कॉर्नर तक का डिस्टेंस हो जाएगा ए बाई रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जरूरत अपने को नहीं पड़ेगा, अपने को बस इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे,
ठीक है ना। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका सेंट्रॉइड का कॉर्नर से डिस्टेंस हर एक जगह पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो सभी का नाम हमने क्या रख दिया, आर, तुम सभी आर, ठीक है ना। अब देखो क्या ये प्लस चार्ज और इसके बारे में नहीं बताया कुछ, तो इसको आप प्लस लेके भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको हम प्लस लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू डेंस, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा दैट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये इसमें जो फोर्स लगेगा इससे दूर लगाएगा, मान लेते हैं F1। सिमिलरली ये प्लस ये भी प्लस, तो ये इसमें जो फोर्स लगेगा वो इससे दूर लगाएगा, मान लेते हैं F2। और ये इसमें जो फोर्स लगेगा वो इससे दूर लगाएगा, उसका नाम मान लिए क्या, F3। ठीक है, सभी फोर्सेस दूर क्यों लग रहे हैं, क्योंकि सभी चार्जेस क्या हैं, सेम नेचर के हैं, सभी चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे छोटा सा ज्योमेट्री की बात है, टोटल 60 था, ये बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना होगा 60, तो ये भी कितना होगा 60, तो ये भी कितना होगा 60, सिमिलरली ये हो जाएगा 60 60 और तुम भी 60। तो ये सभी के सभी अंदर वाले एंगल कितने कितने हो गए 60 60 60 60 60। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब फाइंड करते हैं F1। तो अगर बात करेंगे F1 की, तो कूलम ने क्या बताया था, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे K का वैल्यू रख दिए, Q1 का वैल्यू रख दिए, Q2 का वैल्यू रख दिए, R का वैल्यू रख दिए, तो ये क्या हो गया F1। सिमिलरली F2 फाइंड कर सकते हैं, ये भी कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सही वैल्यूज को रख देते हैं, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F3 का वैल्यू रख देंगे, वो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो सही वैल्यूज को रखेंगे तो कितना हो जाएगा K Q डैश बाई R स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास अब ज्यादा नहीं है, डिफिकल्ट चीज है। ठीक है, सभी वैल्यूज को बस क्या रख दिया हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब जैसे हमने सभी वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये तीनों फोर्स फिर से आपस में क्या है, इक्वल हैं। और अगर ये तीनों फिर से इक्वल हैं तो इन तीनों का हम एक कॉमन नाम दे रहे हैं, और वो कॉमन नाम क्या हो गया F। ठीक है, तुम तीनों आपस में इक्वल थे इसलिए तुम तीनों का नाम F हो गया, तुम तीनों एक जैसे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्या, इधर था F1, इधर था F2 और इधर था F3। F1 F2 के बीच में एंगल जो है वो कितना है 120, F2 F3 में 120, F1 F3 में 120, तो सभी एंगल्स कितने हैं 120। और तीनों आपस में इक्वल थे तो तीनों F। अब ज्यादा टाइम यहाँ पे हम वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व किया था कि दो फोर्स थे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री था, तो उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा था, उतना ही आ रहा था। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन में हमने यही कॉन्सेप्ट किया था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तब भी याद कीजिए, ये मालूम रहना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा और क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। तो आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, सेकंड वाले का भी याद होना चाहिए। फर्स्ट वाले में क्या था, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन देयर रिजल्टेंट इज F√3। If two equal forces are acting at angle of 120 degree, then their resultant is F। ठीक है, ऐसे ही आप 90 डिग्री पे भी याद रखिए √2F। क्लियर है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीन मेजर बहुत कॉमन है, बार बार एग्जाम में आते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे F1 F2 ये दोनों आपस में इक्वल है, बीच का एंगल 120 डिग्री है, F1 और F3 दोनों आपस में इक्वल हैं, बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इसलिए इनका रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा F हो जाएगा। और रिजल्टेंट क्या करेगा, इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये 120 था तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर के ये दे दिए, तुम दोनों मिलकर के ये दे दिए।
अब देखो क्या, ये ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। अब अगर टोटल 180 डिग्री हो गया मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये दो फोर्स हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लग रहे हैं। ये सिंगुलर ऐसा ही हो गया कि एक रस्सी है उसको इधर भी F फोर्स से खींच रहे हैं और इधर भी F फोर्स से खींच रहे हैं, तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तुम दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दोगे। अब जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस बॉडी के ऊपर, इस सेंटर वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 0। सो देयरफॉर F विल बी इक्वल टू ZERO। यहाँ सब आपस में लड़ झगड़ के मर गए हैं। ठीक है ना, समझ में आया आपको? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इसे नोट कीजिए। So students, our next question is like this कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे +q चार्ज रखा हुआ है और साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, a है। इसके सेंटर पे जहां इसके दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक और चार्ज रखा हुआ है q डैश, और अपने से क्या पूछ रहा है, इस सेंटर वाले चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स फाइंड कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्रेजेंट एट center of square due to charges present at corners of square। यानी कॉर्नर वाले जो चार्ज हैं वो सभी चार्ज मिल करके सेंटर वाले चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, अपने को ये फाइंड करना। सो लेट्स फाइंड। देखो ये स्क्वायर था, +q 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 +q, ये डायगोनल था। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला चार्ज कितना है, q डैश। तो मानते हैं इन दोनों के बीच में क्या होगा, फिर इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। एज्यूम करें इधर क्या लगेगा, F1। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इधर क्या लगेगा, F2। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इधर क्या लगेगा, F3। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो इधर क्या लगेगा, F4। समझ में आ रहा नहीं है? तो F1 F2 F3 F4। ऑल्सो जो सेंटर ऑफ ये स्क्वायर है या फिर ये डायगोनल हो गया, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल ही होते हैं और ये इक्वली बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, यानी ये और ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो सभी का नाम हम क्या रख दिए, R। तुम सभी R। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे फोर्स, तो F1 कितना होगा, F1 होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैल्यू जो रखेंगे तो K Q डैश बाई R स्क्वायर। अब देखो क्या F2 का वैल्यू भी उतना ही होगा, तो F1 में Q था, ठीक है, F2 में भी Q है। F1 में Q डैश था, F2 में भी Q डैश है। F1 में जितना डिस्टेंस था उतना ही F2 में भी डिस्टेंस है, तो जितना F1 का वैल्यू होगा उतना ही F2 का वैल्यू होगा। क्या F3 का वैल्यू भी उतना ही होगा? हाँ, F3 का वैल्यू भी उतना ही होगा और F4 का वैल्यू भी उतना ही होगा, या फाइंड करके देख सकते हैं। यानी F1 F2 F3 F4 ये चारों आपस में क्या हैं, इक्वल है। और अगर चारों आपस में इक्वल है तो इनका नाम हम रख दिए कॉमन नेम F। क्लियर है ना ये? तो इन चारों का नाम हो गया F। अब देखते हैं, अब फिर से अगर डायग्राम बना के देखें हम, तो इधर लग रहा था F1, इधर क्या लग रहा था F2, इधर लग रहा था F3 और इधर क्या लग रहा था F4।
तुम थे, एफ के इक्वल तुम भी थे, एफ के इक्वल तुम भी थे, एफ के इक्वल और तुम भी थे, एफ के इक्वल। समझ में आ रहा है ना ये? तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी F जो आया वो कितना आया? 0। F नेट क्या आ गया? 0 आ गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, सिमिलर तरह के इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उस पे चलते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। So friends, our next question is like this. एक हेक्सागन है और इसके हर एक कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। हेक्सागन है, इसके हर एक कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं और इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू डैश रखा हुआ है। ठीक है, अगर वन ऑफ द साइड ऑफ हेक्सागन ए है तो अपने को नेट फोर्स फाइंड करना है ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन। सो क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज present at center of regular hexagon due to charges present at corners of hexagon। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी चार्ज हैं, इनके कारण सेंटर वाले चार्ज पे अपने को नेट फोर्स फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व। देखिए इसका एक और डायग्राम बनाते हैं। चलो ठीक है, ये प्लस क्यू, ये भी 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 प्लस क्यू और ये क्यू डैश। अब बोल रहा है कि इसका वन ऑफ द साइड कितना है? ए है। अब हेक्सागन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और इसको ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा 60 और ये भी 60। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 60 और इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो ये एक ट्रायंगल है तो इसके अगर दो 60 है तो तीसरा भी क्या होगा? 60। मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सिमिलरली ये हर एक एंगल 60 होंगे और ये सब भी उतना ही इक्वल होंगे, यानी ये सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। किसके इक्वल? ए के इक्वल। तुम भी ए, तुम भी ए, तुम सब ए हो। क्लियर है? ये सभी आपस में ए के इक्वल है। ये क्यू डैश है, दिस इज क्यू डैश। अब देखो क्या, ये जो चार्ज है ये इसको इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा F1, ये इस पे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा F2, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा F3, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा F4, सिमिलरली इस पे आएगा F5 और इस पे क्या आएगा? F6। ठीक है ना? तो ये सभी के सभी फोर्सेज हैं, इनके वैल्यूज की हम बात करते हैं। चलो पहले F1 फाइंड करते हैं। तो F1 फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से अगर वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो कितना रहेगा? K इंटू Q1 कितना है? प्लस Q और Q2 कितना है? Q डैश बाई R स्क्वायर। R कितना है? A।
क्या F2 भी इतना ही होगा? हाँ, F2 भी उतना ही होगा। आप देख लीजिए, F2 ये वाला फोर्स है, ये इधर फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये वाला चार्ज कितना है? प्लस Q, ये वाला चार्ज कितना है? Q डैश। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? A, और K का वैल्यू तो कांस्टेंट ही होता है, यानी जितना F1 होगा उतना ही F2 होगा। क्या F3 भी उतना ही होगा? बिल्कुल, F3 भी उतना ही होगा। आप चेक करके देख लीजिए, इतना ही होगा। F4 भी इक्वल्स टू F5 इक्वल्स टू F6। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे भी सभी के सभी फोर्सेज इक्वल आ गए, और सभी के सभी इक्वल आ गए तो सबों का हमने एक कॉमन नाम दे दिया F। ठीक है, अब देखते हैं सेंटर वाले पॉइंट पे नेट फोर्स। तो देखिए, ऐसा था अपना डायग्राम, ऐसा था, ये सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे था, इधर तरफ F1 लग रहा था, इधर तरफ F2 लग रहा था, इधर तरफ F3 लग रहा था, इधर तरफ F4 लग रहा था, इधर F5 लग रहा था, इधर F6 लग रहा था, और सभी आपस में F के इक्वल। तुम भी अब ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, और ये इसको कैंसिल कर देगा, यानी सभी आपस में क्या किए हैं? सभी आपस में लड़ झगड़ के मर गए हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं बचा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेंटर वाले चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो देयरफॉर F नेट कितना हो गया? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा F नेट इक्वल्स टू ZER। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है ना? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत सिंपल थे तीनों क्वेश्चन, और पिछला तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से उसके पैटर्न को एब्जॉर्ब किए होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि तीनों का आंसर 0 आ रहा है, और तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन थे। सभी के कॉर्नर पे भी चार्ज रखा हुआ था और सेंटर में भी चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, उस पैटर्न का हम हेल्प ले सकते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ओके, सो दोस्तों, उस पैटर्न का हम यूज कर सकते हैं और अलग अलग और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब देखिए वो पैटर्न क्या बोलता है, तो पैटर्न ये है कि इफ इक्वल चार्जेज आर प्रेजेंट एट corners of a regular hexagon, then net force acting on any charge kept at center of that polygon will be 0। पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, नोट देके लिखिएगा। Note, if equal charges are present at corners of a regular polygon, then net force acting on any charge kept at center of that polygon will be ZER। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है रेगुलर पॉलीगन और दूसरा क्या है? एनी चार्ज। ठीक है, फिर से सुनिए स्टेटमेंट क्या है। इट इक्वल चार्जेज आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन रखना बहुत जरूरी है। ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा क्लोज डायग्राम जिसका हर एक साइड क्या हो? इक्वल हो। याद कीजिए, हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था,
आइसोसेलेस या स्केलर ट्रायंगल नहीं लिया अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमने स्क्वायर लिया था, कोई भी रेक्टेंगल नहीं लिया, ठीक है ना। हमने रेगुलर हेक्सागन लिया था क्वेश्चन सॉल्व करने में, यानी अपने को यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, हम ये वाला कॉन्सेप्ट तभी यूज कर सकते हैं जब अपना पॉलीगन क्या हो, रेगुलर हो। यानी एक रेगुलर पॉलीगन के हर एक कॉर्नर पे इक्वल चार्ज रखा हुआ रहेगा, तो उसके सेंटर पे कोई भी चार्ज हो, एनी चार्ज, उसके सेंटर पे कोई भी चार्ज हो, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो, चाहे उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उसके कॉर्नर के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो या ना हो, ठीक है ना। सेंटर पे कोई भी चार्ज रहेगा, उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। समझ में आया आपको? आई होप ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक थम्स लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।